GTV में मुजाहिर बल्ली आपको खुशामदीद करता है। और बलूचिस्तान से जो एक बड़ी ख़बर, वैसे तो 26 अगस्त बहुत बड़ी ख़बर थी, उसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। और आज बलूचिस्तान की सियासत के सरखेलों में, बल्कि जैसे बुगटी, मैंगल, बिजंजो, सरदार अताउल्लाह खां मैंगल, पहले वज़ीर आला, उनके साहिबजादे सरदार अख्तर मैंगल ने एक धमाका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असम्बली से बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि मैं रियासत और सदर और मुमलिकत पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए पार्लियामान से बाहर जा रहा हूँ। सरदार अख्तर मैंगल की ज़बान अपने वालिद की तरह बड़ी तुर्श होती है और वो रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। खुद आपको इल्म है कि वो सरदार अख्तर मैंगल भी चीफ़ मिनिस्टर रहे, फिर बाद में अख्तर मैंगल भी चीफ़ मिनिस्टर रहे, फिर MNA हुए और आज जैसे उन्होंने अभी 8 फरवरी देखे ना, 180 दिन यानी 6 माह बाद पार्लियामानी सियासत से मुस्तफ़ी हुए। अब्दुल समद खान अचकज़ई उनके साथ खड़े थे और एक हद तक डॉक्टर मालिक बलोच भी, जो बलूचिस्तान असम्बली से कह रहे थे, वो अख्तर मैंगल के ख़यालात से ज़्यादा मुख्तलिफ ही थे और अपने वालिद की तरह अपनी रिवायती सियासत। खैर अताउल्लाह मैंगल साहब की तो गवर्नमेंट को जो है ख़त्म किया गया था, अख्तर मैंगल की गवर्नमेंट भी टूटी, लेकिन सरदार साहब पार्लियामान में गए और ग़ालिबन कोयटा तो खैर नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करके बैठ गए। हमारे साथ सना बलोच हैं, सीनियर रहनुमा सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी के। शुक्रिया सरदार जान, आपके सरदार साहब मुस्तफ़ी हो गए हैं और जो लबान जो बयान उनका होता है आपको इल्मी है क्योंकि आप तो उनकी पार्टी में उनके नायब हैं, लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि जो दहाई ऊपर से आपकी पार्टी यानी सरदार अख्तर मैंगल जो सियासत कर रहे थे वो इररिलेवेंट होती जा रही थी, बल्कि हो गई थी और इसीलिए वो मुस्तफ़ी हुए? सना जान। बिल्कुल सर, इस्लामाबाद से जोड़ के, पार्लियामानी निज़ाम के साथ जोड़ के, आईनी तरीके से बलूचिस्तान के कुछ हकूक ले लें, तो इस सब में मुसलसल नाकामी भी हो गए। अपने लोगों के सामने भी हम बड़े शर्मिंदा हैं और उनको भी मुंह नहीं दिखा सकते। इलेक्शन में फिर ये धांधली और रिगिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि ये भी असम्बली के रास्ते भी बंद कर देते हैं। तो मतलब ऐसे बाइज्जत और सियासत करने वाले लोग नजरियाती, वो तो उनके लिए तो असम्बली की सीट कोई अहमियत नहीं रखती। वो उनके लिए उनका प्रेस्टीज, उनका लोग, उनके इलाके, उनके मसाइल, तो कम से कम ये कि इससे हमारी इज्जत तो बच जाएगी। बाकी हमने कोई मराद तो वैसे भी असम्बलियों के नशिस्तों से कभी लिया नहीं है, ना हमें इनसे कोई मराद मिलते हैं। सना जान, लेकिन बहरहाल ये भी तो हकीकत है ना कि जो मिलिटेंसी को फ़रोग़ हासिल हुआ और वो जो मिलिटेंट जो फेसलेस हैं जो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने 26 अगस्त को पूरी तकरीबन स्टेट जो थी गैर मौसर बना दी गई, उसमें एक आप लोगों का भी ज़िम्मेदार है। यानी चाहे बुगटी साहब की पार्टी हो, चाहे डॉक्टर मालिक की पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, मैं पश्तून वालों को तो नहीं कहूँगा, खुद आप लोगों भी तो एक BNP मैंगल बनती है, BNP अवामी बनती है, नेशनल पार्टी बनती है। आप कॉम्प्रेस जिनका कमोवेश मंशूर एक, प्रोग्राम एक, पॉलिटिक्स एक दूसरे से दस्ते करा बारे, उसकी वजह से मिलिटेंसी को फ़रोग़ हासिल हुआ और आप लोग इररिलेवेंट तकरीबन हो चुके हैं या हो रहे हैं। मुझे साहब, बलूचिस्तान पे तो आपकी बहुत गहरी नज़र है, आपने इस पे लिखा भी है और आपने इसको पर्सनली देखा भी है। बलूचिस्तान का जो सियासी साख्त है या इसकी जो नफ्सियात है वो बहुत मुख्तलिफ है। मैं कदर को मुख्तलिफ का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, बहुत मुख्तलिफ का कर रहा हूँ। वो सिंध की निस्बत, खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत और पंजाब की निस्बत, और ये क़याम पाकिस्तान से कबल भी इन खित्तों के अंदर जो सियासी तहरीकें थी, सियासी हकूक़ की जो जद्दोजहद थी, यहाँ पर पोलिटिकल पार्टीज और लोगों का जो रोल था वो डिफरेंट रहा है रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कोई ये समझता है कि वो 50-60 साल में महरूमी रुक गया, तो ये ग्रेजुअली अब जब बलूचिस्तान के अंदर जब ये बलोच लोग, जो बलोच नौजवान या हम जो बलोच नई नस्ल जो आई सियासत में, तो हमने कहा कि चलो जी आइन का रास्ता, कानून का रास्ता, पार्लियामेंट का रास्ता अपनाते हैं। और आपको याद होगा कि जब सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब जब वापस आए 1989 में हुआ है, लेकिन 88 में जो BNA बना, ग्रेजुअली जब उसमें सारा जो ऐसे समझे वो बिगिनिंग था एक नए बाप का, एक नए जो है
सियासत का बलूचिस्तान में कि जी बलूचिस्तान की जितनी भी जलावतन क़यादत थी, वफाक से नाराज क़यादत थी, सब ने फैसला किया कि लेट्स हैव अ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और हम बलूचिस्तान के मसाइल को वहां पर ले जाएंगे। फिर बदकिस्मती ये हुई कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत आई, नवाज शरीफ साहब का हुकूमत आया, किसी भी हुकूमत ने बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। 10-10 महीने की 11-11 महीने की हुकूमत ही नहीं। द लास्ट गवर्नमेंट हुआ सरदार अख्तर मेंगल साहब का, उसमें भी आपने देखा वो 13-14 महीने की हुकूमत चली, उसको भी कैसे टॉपल कर दिया गया, पार्टी तोड़ दी गई। इसके बावजूद अभी इस इलेक्शन में भी हम गए, ये इलेक्शन तो नहीं था, ये ऑक्शन था, और ऑक्शन के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे क्योंकि यहाँ पे सीटें इस दफा खरीदी गई 40 करोड़ में, 50 करोड़ में, 30 करोड़ में। तो ये ऑक्शन जब हो जाता है, अब आप बताएं कि एक इज्जतदार आदमी के लिए उसके जो एक लेगेसी है पॉलिटिकल, बाप दादा और बलूचिस्तान की तहरीक से वाबस्ता उनका ताल्लुक रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं वो मेंगल तो किसी परमिट के लिए तो नहीं आया ना, वो कोई शुगर की जो है मिल के लाइसेंस के लिए तो नहीं आया ना, स्टेट बैंक से कोई कर्ज माफ करवाने के लिए तो मेंबर नहीं बना। अख्तर जान, ज़रा थोड़ी इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो सारे मुल्क में सुस्त है बल्कि बंद है। लेकिन सरदार साहब का जब ये कहना है कि बलूचिस्तान जो है वो तो कहने से निकल चुका है या उस वक्त धकेल दिया गया है, लेकिन जो मिलिटेंट हैं, पहले जो हम लोग देखते थे, चाहे आगा अब्दुल करीम हो 1948 में, फिर 58 में नवाब नौरोज़ ख़ान हो, फिर बाद में बुक्टी बेदिंजो मैंगल मरी हों, या आप लोग हैं, आप लोगों के फेस हैं, सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन जो BLA है या BRA है या जो लोग अपने को जो कुछ जो बहरहाल एक मिलिटेंसी में बल्कि इंसर्जेंसी में मुलविस हैं, वो तो फेसलेस हैं। उनका मुतालबा ये ठीक है, चले लापता अफराद तक तो सही है, लेकिन वो जो कुछ कहते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो तो उससे आगे की बात है। ख़ास तौर पर मूसा खेल वाला वाक़या अगर आप देखें तो इसलिए ख़ुद वो आपके लिए भी बड़ा मसला होगा ना, क्योंकि आप लोग बहरहाल जमहूरी सियासत कर सकते हैं, उसके रास्ते भी खुले हुए हैं आपके लिए, बैठ जाए कोयटा में बांग्लादेश की तरह। सना बलोच, मैं बलवीर साहब किसी हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि डेफिनेटली जो डिवीजन है, तकसीम है या इख्तलाफात हैं जो बलोच कॉम्पर्स जमातों में हुई हैं, और मौक़िफ़ को उनके कमज़ोर कर दिया, और वो अपनी बात जो है किसी भी बड़े फोरम पर बहुत ताकतवर तरीके से ले जाने में हमें इसमें नाकामी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बलोचिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं गुज़िश्ता तकरीबन जब सरदार मेंगल साहब ने पूनम के हवाले से क्योंकि, और पूनम का चार्टर भी मेरे पास है, उस पर मैंने किताब भी लिखी थी, तो उसमें जब ये पूनम की तहरीक में उस वक्त बलूचिस्तान के सारे मसाइल हाईलाइट हुए, और जनरल मुशर्रफ साहब जब आए उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ जिसको बाकी सूबों ने महसूस नहीं किया, एंड दैट ट्रांजिशन वाज पर्टिकुलरली फॉर बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान में बहुत एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी है, मिलिटराइजेशन करना है, बलूचिस्तान के वसाइल बहुत ज्यादा हैं, साहिल है, तो लिहाजा बलोचों के साथ निगोशिएट करने की बजाय, इनको एतमाद में लेने की बजाय, इनके साथ प्यार और मोहब्बत से मामला तय करने की बजाय, ये सब कुछ जो है हम इन पे काबू कर लेंगे और अपना एक जो पहले से चला आ रहा कल्चर, अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप और जो है ये यहाँ पर डेवलप कर लेंगे। ये 20 साल में ये वो दो फोर्सेस के दरमियान जो कंपटीशन है, इस्लामाबाद की उस अप्रोच और बलूचिस्तान की कौमी सियासत में जो एक्टिव जो रोल अदा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये असल में उस जो उनकी पॉलिसी और हमारे अपनी बका की जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसमें बलूचिस्तान की सियासी जमातों ने इलेक्शन भी किए, पार्लिमानी इलेक्शन में गए, तकसीम भी हुए, एक दूसरे से इख्तलाफात भी हुए, लेकिन इस नौजवान नस्ल ने ये जो बिल्कुल ही नाराज है, वो हमसे आपसे ज्यादा नाराज है, इस्लामाबाद से ज्यादा जो पहाड़ों में जो है वो सुबह से शाम तक आईन, कानून, वफाकियत और मामलात को जो है बैनुल अक़वामी उसूलों के तहत हल करने की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारा जो पलड़ा है वो तराजू में वो आबादी की निस्बत है, वो पाकिस्तान में कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। हमारी टेरिटरी को, हमारी सेक्रीफाइसेस को, हमने अपना वतन कुर्बान कर दिया, हमने अपनी आज़ादी जो है वो दे दी पाकिस्तान को, इसका कोई भी रिवार्ड हमारी प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ आवर, हमारे राइट्स के हवाले से नहीं है। शुक्रिया सना बलोच, जैसे मैंने कहा कि सरदार अख्तर मेंगल की मुस्ताफ़ी होने से जो 26 अगस्त को जो पूरा मुल्क दहल के रह गया था और इंसर्जेंसी एक तरह की थी, और खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया कि ये तासुर ये रहा था कि जैसे कोई अलहदगी की तहरीक अपने शबाब पर है। अख्तर मेंगल का मुस्ताफ़ी होना
पार्लियामेंट को खुदा हाफिज़ कहना जलती पर तेल का काम करेगा। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में बैठी ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी तवज्जो की बात है सरदार अख्तर मैंगल का मुस्तफ़ी होना। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के बड़े अब तो सीनियर वरना तो जिस पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे इनके वालिद मोहतरम एसएम ज़फ़र से भी नियाज़मंदी हासिल रही है और बहरहाल बैरिस्टर अली ज़फ़र से भी एक ताल्लुक़ ख़ास है। और जब ताल्लुक़ ख़ास हो तो ज़रा सवालात करते हुए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल तो होती है क्योंकि हम रवायती आदमी हैं। बैरिस्टर साहब, इससे पहले कि मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से आऊँ, मेरे ख़्याल में एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है। ख़ास तौर पर आपको इल्म है कि 26 अगस्त को जो कुछ हुआ उसको तो एक इंसर्जेंसी इस पैमाने पर हुई, रियासत की रिट ख़त्म हो गई। और आज जो अख्तर मैंगल का ख़ास तौर पर ये जुमला कि रियासत, सदर और वज़ीर आज़म पर मैं अदम एतमाद का इज़हार करता हूँ, यानी वो कि तहरीक इंसाफ और बानी और आपकी पार्टी के लोगों के साथ ही बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि वो कहते हैं ये तो पंजाब के रिवायती लोग हैं या KP के होंगे, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ से ये वाली आवाज़, इसको आप कितना तो तशवीशनाक समझते हैं मुल्क और कौम की सिक्योरिटी, सलामती, मुस्तकबिल के हवाले से? जी बैरिस्टर साहब। थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। बैरिस्टर साहब, आपने मेरा सवाल सुना? रिपीट करूं क्या? जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वैसा मैंने कहा था कि तहरीक इंसाफ पे तो बाद में बात करूंगा। ये जो सरदार अख्तर मैंगल का इंटरव्यू में ये कहना कि रियासत, सदर, वज़ीर आज़म पर हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं, आपकी पार्टी कायद भी बड़ी सख्तियों से गुजरे लेकिन ये लहजा आपका ये नहीं आया, तो ये कितना तशवीशनाक है उनका मुस्तफ़ी होना सिर्फ 6 माह बाद पार्लियामेंट से? जी देखिए, बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। वो एक पार्टी के लीडर हैं इलेक्ट होके आए, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे और उन्होंने पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस कायम करते हुए जब वो कैंडिडेट थे, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, और उन्होंने उसके बाद हाथ भी मिलाया और वो बड़ा कायम भी रहे और उन्होंने उस पर हमेशा पार्लियामेंट को ही तरजीह दी कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत के मुताबिक अपने मुतालबात करने हैं। लेकिन उनका रेजिग्नेशन करना, इसका मतलब है एक बड़ी एक्सट्रीम। ये मैं इसलिए कह रहा था बैरिस्टर साहब के आपकी पार्टी जी आपकी पार्टी के लोग भी मिलिट्री कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं, बरसों से कुछ लापता गुमशुदा भी हैं। और लेकिन बानी तहरीक के जो बयान हम आते हैं मुझे पॉजिटिव आते हैं। अख्तर मैंगल एक तो खैर ज़रा रवायती हटकर एक सरदार भी हैं, फिर आपको तो उनका पस मंज़र ही पता है और ख़ासतौर बलूचिस्तान के बैकग्राउंड में, और जबकि 26 अगस्त हो चुका है, इसको ये वाकई तशवीशनाक बात है, बड़ी सीरियस बात है। क्योंकि आप देखें कि हमने PTI ने भी एक वक्त फैसला किया था कि हम रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि इलेक्शन हो गए। हमने रिज़ाइन किया था नेशनल असेंबली से कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन उसके बाद फिर जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं, वो भी जजमेंट्स नहीं मानी गई, और जो 90 दिन की हुकूमतें थी उन्होंने तकरीबन एक साल का अपनी गवर्नमेंट की, और आइन जो था उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। ये सारी चीज़ें देखते हुए जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और हम इलेक्शन जीत गए हमारे मुताबिक, लेकिन फिर भी हुकूमत नहीं बना सके क्योंकि बहुत बड़ी धांधली हुई। उस सब के बावजूद ये भी देखते हुए कि बानी जो चेयरमैन हैं PTI के, इमरान खान साहब, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ये भी देखते हुए कि हमारे बहुत सारे लीडरान जो हैं वो जेल में किसी ट्रायल के बगैर पड़े हैं, हमने ये भी देखा। और इसके बावजूद कि हमारी जो सबके बावजूद हमने फैसला किया कि हम
पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे एज एक ऑपोजिशन के तौर पे। और ठीक है, चलिए ना बैर साहब, ये तो मैंने इसलिए पूछा कि आपको इल्म है कि ये बहुत बड़ी खबर है मीडिया के लिए, और बलूचिस्तान के पस मंज़र में मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, ख़ास तौर पर जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनके जलसे बार बार मुलतवी हो रहे हैं, इस पर भी बाद में बात करूँगा। लेकिन ये क्यों बानी तहरीक इस बात के खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि 9 मई के हवाले से उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है? फिर इसमें की भी मैं तस्दीक चाहूँगा, और यकीनन कहीं आप तक कोई खबर पहुँच रही हुई कि जनरल फैज़ हमीद, जो समझा जाता है आपकी पार्टी करीब हैं, कहीं सुल्तानी गवाह तो नहीं बन गए या बनने जा रहे हैं? जी बैरिस्टर साहब, सवाल फिर रिपीट कर दें। मतलब इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आपका आवाज़ कट जाती है? मुझे लगता है इंटरनेट सुस्ती नहीं हो रहा, बल्कि बिल्कुल ही वो उसको मुझे प्रॉब्लम लग रही है। मैं से भी कहूँगा कि ये जो बानी तहरीक ने इस खदशे का इजहार किया है कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा, तो क्या ये खबर है कि जी फैज़ हमीद को सुल्तानी गवाह, ये जो खबरें या अफवाहें हैं? जी देखिए, बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। कानून में तो कोई गुंजाइश कोर्ट में या कोर्ट मार्शल के प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व करें, वो तो लेकिन बैरिस्टर साहब, अगर कानून में नहीं भी है, इशू नहीं, लेकिन कानून में नहीं, बैरिस्टर साहब कानून में नहीं भी है, फिर भी आपके गालिबन, अगर मेरे इत्तला है कि कोई 100 से ज़्यादा जो अच्छे सीनियर वर्कर और लीडर जो हैं, वो तो उनके मिलिट्री कोर्ट में पता नहीं मुकदमे चल रहे हैं या तहवील में है, क्या पोजीशन है मुझे नहीं इल्म, लेकिन ये है ना ऐसे। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम समझते हैं कि कानून में गुंजाइश नहीं, लेकिन हुकूमत जो है उसको इस बात का कोई फिक्र नहीं कि कानून में क्या गुंजाइश है या नहीं है। वो अपना गैर कानूनी बात कर देते हैं, चाहे वो गैर कानूनी केसेस हों, चाहे वो कोई एक्शन हो, वो कानून को साइड पे करके अपना एक्शन ले लेते हैं, और फिर हमें अपना दिफा के लिए अदालतों में भटकना पड़ता है। हम केसेस करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये खदशात जो हैं उसकी वजह बिल्कुल, बेशक कानून में गुंजाइश ना हो, लेकिन खदशात तो हैं, और उन खदशात को हमारी स्ट्रेटजी यही है कि उन खदशात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो माजी में हुआ, हम कोशिश करेंगे कि ये इससे पहले कि वो कोई एक्शन लें, हम अदालतों से पहले ही किसी किस्म का फैसला ले लें जो कि इसको इस गैर कानूनी अहकामात को रोक सके। लेकिन आप जो जिन अदालतों की बात कर रहे हैं, जो एक और डेवलपमेंट जो सीरियस हुआ है, और वो है जजेस का कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया गया है। एक तो खैर मैं सॉरी टू से मैं ज़रा समझना भी चाह रहा हूँ कि एक ज़माने में 13 जज होते थे, फिर 17 जज हुए, फिर जजेस केस आया, और अब कहते हैं जी 22 जजेस, और शायद उसका सबब बताते हैं कि जी वो लाखों की तादाद में केस हैं। तो आपके ख्याल में ये अगर अगर काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत नहीं भी बढ़ाई जाती, या आखिर क्या इनकी इतनी पूरी शिद्दत से ये चाहते हैं कि 22 जज हो जाएं, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा बैरिस्टर? देखिए, ये जजेस का जो अचानक फैसला किया है कि हम जजेस की तादाद बढ़ा दें और 23 कर लें, 7 सॉरी उसमें मुझे बार बार मुश्किल पेश आ रही है बैरिस्टर साहब की आवाज़ सुनने में। जी बैरिस्टर साहब, मैं कह रहा था कि उसकी वजह यह है कि अचानक इनको, हुकूमत को ख्याल आया कि हम अपनी तादाद बढ़ा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और जो उन्होंने उसका वजह बताई वो ये थी कि हम लोगों की, क्योंकि डिले होता है तो हम लोगों का ख्याल आता है, हमें बहुत सारे डिले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस, तो हम चाहते हैं कि तादाद बढ़ा दें। बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत ने अचानक सोचा, लोगों का ख्याल आया, लेकिन अगर ये वाकई ही जेन्युइन उनकी वजह थी कि वो बढ़ाना चाहते थे, डिले ख़त्म करना चाहते थे तादाद बढ़ा के, तो फिर सबसे पहले तो वो जो लाखों केसेस सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग हैं,
तो वहाँ सिविल कोर्ट में कोर्ट रूम बढ़ाते, तादाद बढ़ाते जजेस की। फिर नंबर 2 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वो उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तादाद बढ़ाते। फिर हाई कोर्ट में जो लाखों केसेस पेंडिंग हैं, जहां बल्कि जो फिक्स्ड है उसके मुताबिक जजेस अभी अपॉइंट भी नहीं हुए, यानी जगह भी खाली हैं, पहले उन जगहों को पुर करते और फिर वहां भी तादाद बढ़ाते। कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में 6 या 7 जजेस जो बढ़ाने की वजह है, वो साफ नजर आती है कि वो जुडिशियल कू करने जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टैकिंग ऑफ जजेस इसको कहते हैं। और आपको पता है कि वो दुनिया में कुछ ममालिक हैं, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, आके अपने मनपसंद जजेस लेके आए ताकि आप कुछ फैसले अपने हक में करा सकें, आप अपने कोर्ट को कंट्रोल कर सकें। तो ये गवर्नमेंट की दिमाग में ये चीज चल रही है। हकीकत लेकिन जो भी बैरिस्टर गुफ्तगू हो रही है या जो कुछ देंगे नहीं देंगे, लेकिन बैरिस्टर साहब ये भी तो है ना कि वो उनको वो पार्लियामान के जरिए ला रहे हैं, अक्सरियत की बुनियाद पर ला रहे हैं। ये जो 6 माह आपने गुजरे हैं उसमें आप ये समझते हैं कि पार्लियामान के जरिए जो आइनी तरामीम ला रहे हैं अपनी, बहरहाल देख उनकी मेजॉरिटी है, वो तो कहते हैं जी हम तो बालादस्त आइन है, बालादस्त पार्लियामेंट है जो आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हम ऐसे फैसले कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मातहत है हमारे। बैरिस्टर साहब देखें, जहां तक आए उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस की, वो बजाय सीनियर मोस्ट जज के वो 5 जजेस में से ले लें। लेकिन वो चूंकि उनके पास तादाद नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उनको आईनी तरमीम के लिए, वो चूंकि नहीं थी तादाद, इसलिए वो ये इसमें नाकाम रहे। हालांकि अभी तक कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि हम ये आम कानून के जरिए जो कर सकते हैं, उनके पास मेजॉरिटी है, आम कानून के जरिए हम तादाद इसकी बढ़ा दें। तो वो प्रोसीजरली तो कर सकते हैं, उनके पास अगर पीपल्स पार्टी उनकी सॉरी बैरिस्टर साहब, आपकी बार बार आवाज़, वही मैंने कहा इंटरनेट में सुस्त रफ्तारी हो रही है, ये क्या हो रहा है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे ये मालूम कर लूँ क्योंकि वो रह जाएगा। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1 माह से इस्लामाबाद में बार बार जलसा करने का ऐलान किया है। अब गालिबन 8 सितंबर थी, कोई 16 सितंबर या 22 सितंबर। तो ये जो जलसे नहीं हो रहे, तो एक तो कुछ कहा जाता है हिकमत अमली होगी, फिर ये कहा जाता है नहीं जी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है। और ख़ास तौर पर जिस तरह आखिरी जलसा मुलतवी हुआ कि उनके कहने पर हुआ, तो ये जो उनके जलसे आपके मुलतवी होने का, इसका अब जो कहा जा रहा है हतमी होगा या नहीं होगा बैरिस्टर? जी बिल्कुल होगा। इनफैक्ट इमरान खान साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी एनओसी बेशक वापस भी हो जाए, ये जलसा होगा। हुकूमत बल्कि कल ही एक बिल भी लेके आई है इस जलसे को रोकने के लिए। पहले तो हुकूमत कह रही थी उनको कोई डर नहीं, लेकिन असल में खौफ है इस जलसे से, क्योंकि कल ही एक बिल लेके आई है हुकूमत सेनेट में, जिसमें उन्होंने ये कुछ कहा है या कहने की वो गुंजाइश बनाई है कि अगर एनओसी दे भी दिया गया हो तो उसको किसी वजह से भी मैजिस्ट्रेट जो है वो मनसूख कर सकता है एनओसी को, और फिर अगर उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो 3 साल की आपको सजा भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये कानून भी पीटीआई स्पेसिफिक है, पीटीआई को टारगेट किया गया है इस कानून में, इस जलसे को टारगेट किया गया है। हुकूमत इतनी खौफजदा और डेस्परेट हो गई है कि एक तरफ जजेस की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ जलसे रोकने की कोशिश कर रही है, जलसे करने पे 3 साल की सजा की एक कानून साजी कर रही है। तो ये सारी जैसे ऐसी कानून साजी है जमहूरी टारगेट करके एक पॉलिटिकल पार्टी को कानून साजी करना, जजेस को स्टैकिंग जजेस करने, जजेस को कंट्रोल करने के लिए उनकी तादाद बढ़ाना, और ये कहना कि हम डिले की खातिर कर रहे हैं। एक ऐसी बातें हैं जो कोई मान नहीं सकता, मंतक नहीं मान सकता।
तो ये हो रहा है बहरहाल, लेकिन आपके सामने है सब कुछ। तो बैरिस्टर, अगर मैं आखिर में आपसे ये पूछूं कि सरदार अख्तर मैंगल ने तो राह खोल दी है, वो तो जल्दी मायूस हो गए 6 माह, आपको कितना अरसा लगेगा पार्लियामेंट से मायूस होने में? जी बैरिस्टर साहब। जी, फिर आपका सवाल फिर कट गया था। मैंने कहा कि अख्तर मैंगल ने तो 6 माह बाद इस्तीफा दे दिया। जो पार्लियामेंट में हो रहा है, जो बिल लाए जा रहे हैं, जो आईनी तरामीम लाई जा रही हैं, तो आपको कितना अरसा लगेगा पार्लियामान को खुदाफिज कहने में, या इस बार नहीं कर? जी इस बार हम जी मेजॉरिटी ना हो तो फिर ऑपोजिशन का काम होता है कि जो गलत बातें हो रही हैं, गलत हरकत हो रही है, गैर आईनी हुकूमत एक्शंस ले रही है, उनको फिर एक्सपोज करे। जी सॉरी बैरिस्टर साहब, इंटरनेट की रफ्तारी के सबब और आपके सोशल मीडिया के साथ मैं फिर भी बड़ा मोहतात रहूँगा ये गुफ्तगू करते हुए कि बाकायदा इजाज़त ले ली गई है। पीटीए ये कहता है कि जनाब हम उसको छान रहे हैं, छटक रहे हैं और उसको दुरुस्त कर रहे हैं। मुझे नहीं इल्म के जो हम क्योंकि ज़्यादा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, और ख़ास तौर पर ये जो हम गुफ्तगू करते हैं, चाहे सियासत पर हो, चाहे बिज़नेस पर हो, चाहे कौमी और मुल्की और बैनुल-अक़वामी उसूल पर हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम मुक़्तदर लोगों से, नुमाइंदा लोगों से आज़ादाना गुफ्तगू कर सकें। इसीलिए मुझे लगा कि बैरिस्टर साहब से हमारी गुफ्तगू बार बार हो रही है, टूट रही है, टूट रही है। वो जो कहते हैं टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का, वो हो रहा था। मुराद वली को अभी इस मरहले पर इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं एक और बड़ी ख़बर के साथ आऊँगा कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की बनाई हुई टीम और ख़ास तौर पर जो मेंटोर हैं, उन्हें जो 25-25 लाख दिए गए, 50-50 लाख रुपए दिए गए, करोड़ों के ऑफ़र हुए। बांग्लादेश जो इस वक्त एक शदीद सियासी बहरान से गुज़र रहा है, उनके एक क्रिकेटर को जनाब मफरूर भी करार दे दिया गया है। उसने पाकिस्तान को तारीख़ी शिकस्त दी है, यानी जिस का वजूद नहीं था उस कभी क्रिकेट की दुनिया में वो एक बादशाह बनकर सामने आया। मिलते हैं ब्रेक, किस पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब, क्रिकेट मेरा मैदान नहीं, लेकिन यकीनन अफसोस हुआ कि बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को तारीख़ी शिकस्त हुई है। और हमारे यानी साबिका हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो तुले हुए हैं कि वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रहेंगे। लाकानूनियत का हाल तो आपको पता है ना कि 26 अगस्त को क्या हुआ, जिस वक्त उन्होंने कहा कि जी एक पुलिस की मार है, एक SHO की मार है, ये जितना भी जो बलूचिस्तान में मुतहर्रिक लोग हैं। और ग़ालिबन बांग्लादेश की टीम ने एक गेंद पे ही पूरी टीम को उड़ा कर रख दिया। होना तो चाहिए कि इस तारीख़ी शिकस्त पर क्रिकेट बोर्ड के तमाम बड़ों को, 50-50 लाख तनख्वाहें लेने वाले मेंटोरों को और कोचों को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था कि इससे ज़्यादा बदतरीन शिकस्त नहीं हो सकती, तो भी बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों, जिनके लड़कों की हमारी तारीख़ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, और इनकी तारीख़ अभी शुरू हुई, लेकिन देखिए कैसी तारीख़ी शिकस्त दी है। के साथ ही मुजाहिद वली को GTV से इजाज़त दीजिए।